फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SK, Z और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। 2013-14 के आम बजट में AMU को 100 करोड़ दिए जाने से यूनिवर्सिटी बिरादरी में खुशी की लहर। यूनिवर्सिटी की तोसी और तरक्याती कामों में लगाई जाएगी रकम। 2014 लोकसभा चुनाव पर दिल्ली में बीजेपी मजलिस अमला की 3 रोजा बैठक आज से शुरू। बीजेपी के नए नारे का होगा ऐलान। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी का मुंबई दौरा आज। कारकुन और नेताओं से करेंगे मुलाकात। मुंबई कांग्रेस के नए सदर के नाम पर लगेगी मोहर। दिल्ली में ख्वातीन की हिफाजत और आरामदेह सफर के लिए आज से GTC बसों में 1/4 सीट मुख्तस। दिल्ली हुकूमत का फैसला। आदाब, मैं हूं आदिल खान। पेशे खिदमत है मंजरनामा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़े अब्दुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवाकिंग सेंटर के आला तलीमी और तरबियाती इदारे जामिया इस्लामिया सनाबिल के लेक्चर हॉल में एक इजलास का इनकाद किया गया, जिसमें उलमा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि शरीयत के बाब में कोई बात बगैर दलील के काबिल कबूल नहीं है। दलील और हुज्जत हकीकत में वही इलाही है जो कुरान और सुन्नत से इबारत है, और जिस गिरोह ने भी इस तरीके से राह फरार अख्तियार किया वो सिराते मुस्तकीम से दूर होते गए, और दीन की बुनियाद वही इलाही पर है। कुरान और सुन्नत अल्लाह की तरफ से वही करदा है। आपको बता दें कि कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक वाक़े अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवाकिंग सेंटर के आला तालीमी और तरबियाती इदारे जामिया इस्लामिया सनाबिल के लेक्चर हॉल में इजलास का इनकाद किया गया था, जिसमें उलेमा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शरियत के बाब में कोई भी बात बगैर दलील के काबिल कबूल नहीं होती है, और दलील और हुज्जत हकीकत में वही इलाही है, यानी कि जो कुरान और सुन्नत से इबारत है, और जिस गिरोह ने भी इस तरीके से राह फरार इख्तियार का वो सिराते मुस्तकीम से दूर होते गए। फिलहाल दीन की बुनियाद वही इलाही पर है, यह बात वाज़ेह है, और कुरान और सुन्नत अल्लाह की तरफ से वही करता है, यानी कि हर इंसान को वही कुरान और दलीलों को जो कुरान से दी गई हैं उन्हें मानने का एक ऐलान किया गया। वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने 2013-14 के आम बजट में AMU के तरक्याती कामों के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने से यूनिवर्सिटी बिरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है। वाज़ेह रहे कि यह रकम यूनिवर्सिटी की तोसी और तरक्याती कामों के लिए मखसूस की गई है। यूनिवर्सिटी बिरादरी का कहना है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात मंजर आम पर आने के बाद सबको यह मालूम है कि मुसलमानों में तालीमी पसमानदगी बहुत है,
यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया कि यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए दिए जाना बहुत खुश आइंद है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा कि 100 करोड़ यूनिवर्सिटी के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीरत तकरीबात के इख्तितामी इजलास के बाद मारूफ आलिम दीन मौलाना गुलाम वास्ता नबी के समाजवादी पार्टी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुलायम सिंह ने सूबाई हुकूमत की मुद्दत में अब तक मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। मुलायम सिंह ने इंतखाबात से पहले अपने मंशूर में मुसलमानों से जो वादे किए थे वो अभी तक हुरे नहीं किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला हो या बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई का, अभी तक इन वादों पर अमल करने की शुरुआत भी नहीं हो सकी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान दूरियां कम होने लगी हैं। समाजवादी पार्टी यूपीए सरकार की पॉलिसियों से तंग आकर किसी सियासी हमनवा की तलाश में है। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। मुलायम सिंह ने नौ मुंतखब सदर राजनाथ सिंह को मशवरा दिया है कि मंदिर और मस्जिद के तई पार्टी का नजरिया बदले तो दोनों पार्टियों के दरमियान दूरियां कम हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारे और आपके दरमियान दूरियां कहां हैं। कांग्रेस के नायब सदर बनने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार मुंबई जा रहे हैं। मुंबई में राहुल पार्टी नेताओं और कारकुनों से मिलेंगे। साथ ही मुंबई कांग्रेस के नए सदर के नाम पर भी मोहर लग सकती है। तो आपको बता दें कि ताज़ा खबरों के मुताबिक राहुल गांधी मुंबई पहुंच चुके हैं। कांग्रेस का नायब सदर बनने के बाद ये उनका मुंबई का पहला दौरा है, जहां पर वो पार्टी के कारकुनों और नेताओं से मिलेंगे। उसके बाद मुंबई कांग्रेस के नए सदर का ऐलान किए जाने की भी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी आज से शुरू हो रही अपनी कौमी मजलिस आमला और कौंसिल की बैठक में अगले आम इंतखाबात में अपने को इख्तियारात की शक्ल में पेश करने के मंसूबे का रोड मैप तैयार करेगी। राजनाथ सिंह के पार्टी सदर मुंतखब होने के बाद बीजेपी की कौमी कौंसिल की यह पहली बैठक है। इस दौरान पार्टी रहनुमाई, हैदराबाद धमाकों के बाद दाखिली सलामती, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले, माशी मंदी, हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में डीटीसी की बसों में अब एक चौथाई सीटें ख्वातीन के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। यह फैसला आज से ही लागू किया जा रहा है। फैसले का मकसद दिल्ली में ख्वातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ और आरामदेह सफ़र मुहैया कराना बताया जा रहा है। यह फैसला क्लस्टर बसों समेत डीटीसी की तमाम बसों पर लागू होगा। डीटीसी ने अपनी बसों में 25% सीटों पर सिर्फ ख्वातीन के लिए का स्टिकर चिपकाना शुरू कर दिया है। दिल्ली हुकूमत ख्वातीन की हिफाजत ही नहीं, उनकी सहूलियत को लेकर भी काफ़ी मुहतात है। दिल्ली में आज मुसाफिरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ ऑटो रिक्शा यूनियनों ने भाड़े में इजाफे की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। यही नहीं, कई यूनियनों ने गैर मुआयना मुद्दत के लिए हड़ताल का भी ऐलान किया है। दरअसल यह हड़ताल सीएनजी की कीमतों में इजाफे के मद्देनजर भाड़े में इजाफे की मांग को लेकर दिल्ली हुकूमत को पूरा नहीं किए जाने के बाद उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ट्यूनिस की हुक्मरान जमात ने गैर जानिबदार शख्सियत को अहम वजारतें देने पर आमादगी जाहिर कर दी है, जिससे मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे और नई हुकूमत की तश्कील की राह में रुकावटें दूर होने का इत्मीनान पैदा हो गए हैं। अल नहजा के सरबराह राशिद अल गन्नौशी ने 4 खुद मुख्तार वजारतें और गैर जानिबदार शख्सियतों को देने की तस्दीक की है। ट्यूनिस की हुक्मरान जमातुल नहदा ने गैर जानिबदार शख्सियात को अहम वजारतें देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जिससे मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे और नई हुकूमत की तश्कील की राह में पेश आने वाली रुकावटें दूर होने के इम्कानात
पैदा हो गए हैं। अल-नहदा के सरबराह शेख राशिदुल गुन्नूशी ने एक रेडियो चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 4 खुद मुख्तार वजारतें गैर जानिबदार शख्सियात को देने की तस्दीक करते हैं। वो वजारत दाखिला, वजारत इंसाफ और खारजा उमूर की वजारतों का हवाला दे रहे थे। वजारत दिफा का कलमदान पहले ही एक आज़ाद शख्सियत अब्दुल करीम जुबैदी के पास है। वाज़ेह है कि ट्यूनिस की हिज़्ब इख्तिलाफ और अल-नहदा की इत्तेहादी 2 जमातें बाएं बाजू की अताकतों और सदर मुंसिफ मरज़ूकी के कांग्रेस रिपब्लिक ये वजारतें आज़ाद और गैर जानिबदार शख्सियात को देने का मुतालबा कर रही थीं। अल-नहदा के सरबराह ने बताया कि नई काबीना में 5 या 6 जमातें शामिल होंगी। उनके बकौल वफा तहरीक, आज़ादी और वक़ार ब्लॉक और जमहूरी इत्तेहाद मुमकिना तौर पर हुकूमत की इत्तेहादी हो सकती हैं। अल-नहदा ने गुज़िश्ता जुमे को मुस्तफ़ी वज़ीर-ए-आज़म हमादी जवाली की जगह वज़ीर दाखिला अली उल अरीज़ को नया वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया था और सदर मुंसिफ मरज़ूकी ने उन्हें 8 मार्च तक नई हुकूमत तश्कील देने की दावत दी थी। ताहम उन्होंने अभी तक अपनी काबीना का ऐलान नहीं किया। उनका कहना है कि उनकी नई हुकूमत तमाम ट्यूनिसियों की नुमाइंदा होगी। उनके पेशेरू वज़ीर-ए-आज़म हमादी जवाली 19 फरवरी को आज़ाद टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल नई काबीना बनाने में नाकामी के बाद वज़ारत उज़्मा के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए थे। अल-नहदा के सरबराह राशिदुल गुन्नूशी ने पार्टी के सिक्योरिटी जनरल हमादी जवाली को वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी का दोबारा उम्मीदवार बनने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल करने से मना कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। अब सीधे रुख करते हैं राज्यसभा का, जहां पर आला अफसरान और जो नुमाइंदे हैं कौमी पार्टियों के, वो मिलकर बैठक कर रहे हैं और मुल्क की तरक्की पर चर्चा की जा रही है। डिटेक्टिव एजेंसी इंडिया at Shalimar Garden, Ghaziabad. He has provided call details of various people to him on 10-15 occasions in the past. Neeraj Nair, son of Lieutenant Sri Gurbaksh Rai Nair, resident of house number G4, plot number A-22, BR apartment, Shalimar Garden, Sahibabad, Ghaziabad, UP, disclosed that he used to pass on the call data records to the Nitish residents of Uttam Nagar, Delhi, whom he had made during his business visits to Nitish office at Connaught Place, where Nitish works in a detective agency in the name and style of Fee Detect, belonging to one Dr. Anurag Singh. Neeraj Nair was arrested in this case on 16 February 2013. Based on the disclosure made by the two accused, namely Constable Arvind Dabas and Neeraj Nair, Nitish Singh and Dr. Anurag Singh have been arrested and are being interrogated. Dr. Anurag Singh's detective agency, Fee Detect, operates out of 214 Competent House, F-14 Middle Circle, Connaught Place, New Delhi, in which Nitish Singh worked as an employee for the past 5 to 6 years. They provide various detective services such as pre- and post-matrimonial inquiries, provision of secured laptops, the mobile phones, and the stock-related consultancy works. In addition, Nitish Singh does various marketing and the sales works in the same office. They used to seek the subscriber details and call data records of mobile numbers through Neeraj Nair. 4 persons involved in obtaining the CDRs illegally have been arrested and interrogated. The court of law has remanded them to judicial custody. Further investigation is underway. Now next statement, second statement. Yes, I'll. One second, yeah. I will allow everybody. Let him see. Venkaiah ji, I will allow everybody. Let him make the second statement also, so that then first. take one after another. Taping first. Queries for taping first and then for the other. But let him make the second statement also for those who are. Please. No, please. No, सबको मिलेगा, सबको.
No, please. Sir, I am deeply shocked at the despicable, ghastly and brutal manner in which 3 minor girls from the same family were brutally raped and murdered and then thrown into an abandoned well near Murwadi village, Lakhani police station, Bhandara district of Maharashtra. I am sure that the collective conscience of all the members of the House would be equally revolted to know about these horrendous incidents. We have since received a report from the Maharashtra state government on the basis of information provided by Mr. Raibhan Borkar, aged 65, that his 3 granddaughters, namely Kumari Tanuja Borkar, aged 11 years, Kumari Prachi Borkar, aged 9 years, and Kumari Priya Borkar, aged 6 years, were not traceable since they had left school on the morning of 14 February at Lakhani police station, Bhandara district. A missing case was registered at Lakhani police station at 22:25 hours. The police officers and men intensified patrolling in the police station area on the 15th and 16th February to trace the missing girls. On the 16th February at 17:20 hours, Sri Prabhakar Baburao Chole called the local police station and informed that he noticed bodies of 3 girls floating in the well in the farm. After an inquest by the Taluka Magistrate Lakhani, a post-mortem was conducted by a team of 5 doctors, and it appears that all 3 deceased girls were subjected to sexual abuse and murder before throwing them into the well. The police have registered an FIR by CR number 40/2013 under section 302, 376, 201 IPC Criminal Law Amendment Ordinance 23, read with under section 4 and 6 of the Protection of the Children from Sexual Offence Act of 2012. The SP Bhandara, Dr. Aarti Singh, and the local officers have camped at the police station and conducting the investigation. The PI Prakash Mude, in charge of the police station, was suspended on 19th February as he did not deal with the complaint promptly and professionally. The teams have been formed to pursue the different lines of investigation, and the investigation is ongoing. The Maharashtra police is carrying out the investigation to track the offenders. Now, I will allow first clarification. No, Sunil. No, I have given what notice. Names I have already got. थाने पर बोले रहा था, ये नहीं बताया गया। अब दूसरा सवाल हम ये I will allow you. बैठिए. I will allow. आपको allow करूँगा. I will allow. See, I will allow. I have already got 4 names for clarification on the telephone tapping. Mr. Sitaram Yechury, Sri Ravi Shankar Prasad, Sri Venkaiah Naidu, Srimati Maya Singh. I am calling in the order. I will call you. Sitaram Yechury. I will call. अभी दिया था. आपने उठाया था. I will give you a chance. Yeah. I will call you. Directly I will give you a chance. देगा. आपको भी देगा. Directly आपको देगा. No, I will have no problem. Since you raised, yes. रामगोपाल जी शुरुआत. Yes. रामगोपाल. I will include that also. बैठिए. See, I will allow. तो ये थे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे, जो बता रहे थे कि किसी भी किस्म की दखल अंदाजी या इख्तियार नहीं है फ़ोन टेपिंग मामले में, ना ही सरकार को इस बारे में कोई जानकारी थी, और जिसने भी इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल मंजरनामे में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, सीधी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SK, Z और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। के बाद खैर मकदम है, आपका रुख करते हैं एक बार फिर से राज्यसभा का। Known to the entire country. That's why I wanted the Home Minister to be more specific. Can you take such an important issue in a casual manner that concerned with the leader of the opposition? It's not only leader of opposition. There are reports now that just now, our friend Sitaram Yechuri was saying that even his phone also, his phone details also are sought. That means opposition leaders' phone details are sought. If once that details are sought, even there may be telephone tapping also. You have said in this particular case there is no telephone tapping, but how are you sure about it? Has any inquiry been conducted? If a person can access the email details, can access the call details using the police machinery of Delhi, then the person can go to any extent. So then what will happen to the right to privacy? That's why I was more keen to know what is the purpose of accessing these details. Okay. What is the preliminary inquiry done by the police so far? What is the information the Honorable Home Minister is having? He must share with the House, because this can, as I told, it cannot be taken in a casual manner, because the leader of the opposition himself, his phone details are sought by these people. I don't think any ordinary constable or ordinary individual will seek the details of call details of the leader of the opposition. There must be something more than meets the eye. There must be some forces
who have got higher stakes involved in this. That's why if they are taking the details of the leader of the opposition, means they are keeping a watch on the functioning of the parliament. Thank you. That is the issue. One minute, sir. They are keeping a watch on the functioning of the parliament, on the parliamentary system, which is highly objectionable. Then nobody will be able to freely express their views, because this sort of this thing. Earlier we also have experience. I would like to know from the Home Minister, after the previous experience, where one of the members of our Parliament, Rajya Sabha, his telephone was tapped, it was confirmed. What are the steps taken by the government to prevent such abuse? Let the Home Minister explain to the House. Then we can ask for further details. Thank you. Now, Sri Ram Gopal Yadav. श्रीमान माननीय गृह मंत्री जी का जो बयान है उसमें बहुत ही मैं कहूंगा कि एकदम अपर्याप्त सूचनाएं हैं। 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक ने ये कहा कि 10-15 अफसरों पर अन्य लोगों के कॉल डिटेल्स भी हमने उपलब्ध कराए। प्रश्न ये है कि देश के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर के कॉल डिटेल्स की जरूरत किसी कांस्टेबल को क्यों पड़ी? कौन वो व्यक्ति हैं जो इन कॉल डिटेल्स में इंटरेस्टेड हैं? इसकी जानकारी करने की कोशिश की गई। इतने दिनों से पुलिस रिमांड पर थे, इसके बाद वो जुडिशियल कस्टडी में रह गए। अब तो कुछ जाने के बाद तो कुछ मिल नहीं पाएगा। और जो 10-15 अन्य अफसरों पर जिन लोगों के कॉल डिटेल लिए गए उनकी सूची, इसमें कोई जानकारी नहीं है कि वे कौन कौन लोग थे जिनके कॉल डिटेल्स मांगे गए। समाचार पत्रों में जरूर निकला था कि उनमें से एक कांस्टेबल ऐसा है जो अरबपति है, जिसका नोएडा में एक पूरी अंबा मोटर्स के नाम से एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, और इसने एक कॉल डिटेल का एक बता रहा है कि 1500 रुपया एक कॉल डिटेल का लेता था, एक कॉल डिटेल। तो जाने कितने लोगों का, और ये पैसा कौन देता था? इतने बड़े पैमाने पर पैसा देने का काम कौन कर रहा था? कौन इंटरेस्टेड था अरुण जेटली जी के कॉल डिटेल जानने की कि इनकी बात किनसे हुई, किसने इनके लिए टेलीफोन किया, इन्होंने किसके लिए टेलीफोन किया? और केवल अरुण जेटली जी की नहीं, संदेह ऐसा है कि इस पार्लियामेंट के, संसद के दोनों सदनों के 100 बड़े नेताओं के कॉल डिटेल्स खंगाले गए और ना, लेकिन इसमें कोई कम से कम 10-15 लोगों के, अन्य अफसरों पर 10-15 अफसरों पर अन्य लोगों के जो कॉल डिटेल्स निकाले गए उनकी ही जानकारी आप देते तब भी लगता कि आपने कोई जानकारी दी है सदन को। इससे ज्यादा जानकारी तो समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों को मिल चुकी। आपने कोई जानकारी नहीं दी माननीय गृह मंत्री। ये बिल्कुल अपर्याप्त सूचना है और ये गंभीर मामला है। मैं चाहूंगा कि इस मामले में ये बरसों से उठता रहा है कि नेताओं के फोन टैप होते रहे। राज्यसभा के किसी भी मेंबर का फोन कॉल डिटेल जानने के लिए या टेप करने के लिए राज्यसभा के सभापति की अनुमति आवश्यक होनी चाहिए। ये प्रोविजन माननीय गृह मंत्री जी कीजिए। बिना राज्यसभा के चेयरमैन के अनुमति के किसी के भी कॉल डिटेल न दिए जा सकें, किसी का फोन टैप न किया जा सके। ये जब तक प्रोविजन नहीं होगा तब तक ये संसद सदस्यों के ऊपर हमेशा मनचाहे तरीके से ये डिटेक्टिव लोग ये अपने लिए काम नहीं करते हैं, ये तो किराए पर काम करते हैं। तो आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि कौन है वो व्यक्ति। आखिर क्यों हमारे नेता, लीडर अपोजिशन, सारे विपक्ष के नेता हैं, आप क्यों छिपा रहे हैं? ये आरोप है, ये आरोप है। रूडी जी कह रहे हैं कि जानते हैं, छिपा रहे हैं। आखिर क्या मतलब है? क्यों सारी जानकारी सदन के सामने नहीं आना चाहती? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरी जानकारी, पूरा आप सारे लोग पूछ लें। इसके बाद उन और 15 लोगों के नाम जो आपने दिए हैं कि कौन लोग थे, उनके नाम देना चाहिए। और लगभग 100 लोगों के नाम जो हैं वो नाम आना चाहिए। और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या उनका मंशा है,
किस लिए ये कॉल डिटेल इकट्ठे किए जा रहे थे और क्या कॉल डिटेल ही तक सीमित मामला था या फोन को सुने जाने की भी कोशिश की जा रही थी, ये जानना भी चाहेंगे। आप जब जवाब दें तो इसका स्पष्टीकरण। डॉक्टर मैत्री। थैंक यू सर। Inside this house, we get less information from the Home Minister. I just walk across to the Central Hall. From the TV fit in there, I get more information, sir. Even the TV channels which are put in the Central Hall, they have given more information about this very same incident. Apart from the leader of opposition's name, they have given the names of other leaders also. At least 3-4 more names have been given. Now there are two types of phone tapping, sir. One is the official phone tapping done by the Ministry of Home Affairs. The second thing is outsourced phone tapping. This category probably comes under the outsourced phone tapping, sir. A couple of years ago, I had raised this very same issue in this house, that my mobile number was tapped by the then government of Tamil Nadu, which was outsourced to a private agency. I had raised it, and ADGP was involved in that outsourcing one. He is under suspension also now. तो फिलहाल राज्यसभा में फ़ोन टैपिंग का मामला ज़ेर बहस है, जिस पर मुख्तलिफ पार्टियों के नेता और रहनुमा बिल्कुल भी इत्तेफाक रखते नज़र नहीं आ रहे हैं, जिस पर जैसे कि दलीलें दी हैं सरकार ने। तो फिलहाल अभी तक सुशील कुमार शिंदे के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की सफ़र और मुश्किल रहा है। फ़ोन टैपिंग मामले को किस तरीके से वो आगे जाके संभालते हैं देखना होगा। फिलहाल मंजरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। يا صديق وأغلى من خير الحبيب انت رفيقي يا صديق وأغلى من خير الحبيب بدي منك ما تحرمني لا بكل دقيقة تعذبني. विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया।